दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोचक और भावनाओं से भरी हुई है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने ऐसी मांग रखी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वह अपने जीवन की अंतिम रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई थी। क्या कोई ऐसी कन्या है जो एक दिन के लिए उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कैदी ऐसी अजीबोगरीब अंतिम इच्छा भी जता सकता है। लेकिन सवाल यह था, क्या राजा ने उसकी यह इच्छा पूरी कर पाएगा या उसे ठुकरा दिया गया? और अगर शादी हुई तो विवाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना छोटा भाई समझकर एक लाइक कर दे। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मंगलपुर नामक एक सुंदर राज्य था, जहां की हरियाली और समृद्धि देखते ही बनती थी। यहां के राजा चंद्रप्रकाश न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी थे, लेकिन उनके हृदय में प्रजा के प्रति गहरी करुणा भी थी। परंतु आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, क्योंकि उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी करमाला की मौत हो गई थी। यह खबर सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध था। राजकुमारी करमाला न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी मृदुलता और बुद्धिमत्ता के कारण प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी हत्या ने राज्य को शोक के सागर में डुबो दिया था। सैनिकों के जांच के दौरान एक चरवाहे पर संदेह किया गया, जो उस दिन जंगल के आसपास देखा गया था। उसके पास से एक तलवार पाया गया था और उसके कपड़ों पर भी रक्त के निशान थे। इसके बाद राजा चंद्रप्रकाश ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर राजकुमारी के कत्ल का आरोप लगा दिया गया। चरवाहे का नाम मोहन था। वह एक सीधा सादा इंसान था जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ जंगलों में घूमता रहता था। उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सबूतों के आगे उसकी एक न चली। राजा ने उसे 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड की सजा सुनाई। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी, मानो वह कुछ छुपा रहा हो। उसकी मां उससे मिलने आती थी। वह अपने बेटे की आंखों में एक अजीब सी गहराई देखती थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। वह पूरी तरह निर्दोष था। उसके चेहरे पर एक गहरा संतोष था, लेकिन वह संतोष एक अनजानी उदासी में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी मां उससे घंटों बातें करती और रोती रहती थी। वह सिर्फ 20 साल का था। उसने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखा था और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाना था। उसी कैद खाने की जेलर एक महिला थी, जिसका नाम जमुना था। आज उसे एक अनुमति मिली थी कि 2 दिन बाद उस चरवाहे को मृत्युदंड दिया जाएगा। इस दौरान उसकी अंतिम इच्छा क्या है, यह पूछकर उसे पूरा करो। यह आदेश सुनकर उसके दिल में एक अनजानी व्याकुलता पैदा हो गई। उसका दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। एक ऐसी बेचैनी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जानती थी कि हर मृत्युदंड पाए कैदी से उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। यह वह इकलौता अधिकार था जो उसे मृत्युदंड से पहले दिया जाता था। चाहे वह अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहे या कोई और इच्छा व्यक्त करे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। चरवाहा आज अपनी मां से मिल रहा था। वह औरत अपने बेटे से लिपटकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान तुझे इस सजा से बचा लेंगे। ये बात जमुना के कानों में गूंजने लगी। एक मां की यह उम्मीद उसके लिए विश्वास से परे थी। सजा सुना दी गई थी और राजा द्वारा एक बार लिया गया फैसला कभी वापस नहीं होता था। फिर भी वह औरत पूरी आस्था के साथ यह मान रही थी कि उसका बेटा निर्दोष है और कोई चमत्कार उसे इस सजा से बचा लेगा। जमुना को आज ही यह आदेश मिला था कि वह उस चरवाहे से उसकी अंतिम इच्छा पूछे। जेलर पहले उस कैदी के पास गई और उसे बताया, परसों सुबह 8 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। अक्सर कैदियों से यह सवाल पूछा जाता था। यह एक परंपरा थी कि जो इच्छा कानूनन और उचित तरीके से पूरी की जा सकती थी, उसे पूरा कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसे हालात में कोई भी कैदी बड़ी या असंभव सी इच्छा नहीं करता था। मगर जमुना नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी इच्छा इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली होगी। जमुना को विश्वास नहीं हुआ कि यह क्या बोल रहा है और यह कैसे पूरा करेंगे। उस कैदी ने कहा कि मैं मरने से पहले एक रात अपनी पत्नी के साथ अकेले कमरे में बिताना चाहता हूं। जमुना स्तब्ध रह गई।
यह कैसी मांग थी? जमुना ने नरम स्वर में कहा, आओ चलो, महाराज खुद तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा के बारे में पूछेंगे। फिर वह उसे लेकर राजमहल के कक्ष में गई, जहां राजा बैठा था। राजा ने उसे देखते ही पूछा, बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? चरवाहे ने गहरी सांस ली, कुछ क्षण रुका और फिर कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं जीवन में पहली और आखिरी बार विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जमुना और बाकी सभी लोग अचरज में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। महाराज कुछ क्षण चुपचाप सोचते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, देखो, विवाह तो हम करवा सकते हैं, लेकिन कौन सी लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगी, जिसे यह पता होगा कि अगले ही दिन तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा? वह भला कैसे तैयार होगी? महाराज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम जानते हो कि तुम मृत्युदंड पाए हुए कैदी हो, तो फिर अपनी जिंदगी का आखिरी अवसर यूं ही क्यों गंवा रहे हो? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ। अगर तुम्हें कोई खास भोजन चाहिए या किसी अपने से मिलना है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन शादी, यह संभव नहीं लगता है। राजा ने गहरी सांस ली और आगे कहा, दूसरे दिन सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। कोई भी लड़की इस शर्त पर तुमसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। भला हम यह कैसे करवा सकते हैं? चरवाहे ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यही मेरी पहली और अंतिम इच्छा है। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। राजा और बाकी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। एक पल के लिए उनके चेहरों पर चिंता झलकने लगी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं चरवाहा राजमहल की किसी कन्या से विवाह करने की जिद न कर बैठे। अगर ऐसा होता तो राजा बिना कुछ सोचे विचारे उसे तुरंत दंड दे सकते थे, मगर जो उसने आगे कहा वह इससे भी अधिक चौंकाने वाला था। चरवाहे ने शांत स्वर में कहा, बस इतना करें कि पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दें कि मैं किसी भी लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। वह राजमहल आकर अपनी सहमति दे सकती है। फिर उसने एक पल रुककर कहा, लेकिन यह विवाह सिर्फ एक दिन के लिए होगा। इतना सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। यह बात इतनी अजीब और अविश्वसनीय थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर यकीन करें या नहीं। चरवाहे ने राजा से वचन लिया, यदि कोई लड़की इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो जाती है तो आप उसे रोकेंगे नहीं। उसे मेरे साथ पूरी रात बिताने की अनुमति होगी। उसकी यह चतुराई सभी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। आखिर उसका मकसद क्या था? राजा कुछ देर चुपचाप विचार करते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी लड़की इस शर्त पर तुमसे विवाह नहीं करेगी। भला कोई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या लाभ? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मगर चरवाहे पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी शांति से बोला, बस आप लोग घोषणा करवा दें, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अगर कोई नहीं आया तो मैं कोई और इच्छा नहीं रखूंगा। उसकी यह अजीबोगरीब बात सुनकर राजा कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में आदेश दिया, पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए। राजा के मन में अब भी संदेह था, लेकिन नियमों के अनुसार हर कैदी को अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने आदेश का पालन करवाया। जैसे ही राज्य में यह घोषणा हुई, वहां मौजूद लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को लगा कि यह कोई मजाक है, तो कुछ ने निराशा में सिर हिला दिया। भला कोई लड़की सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने को क्यों तैयार होगी? यह सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही तेजी से भागता हुआ आया और राजा को सूचना दी, महाराज, राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है जो दुल्हन के वेश में आई है। उसके साथ एक वृद्ध पुरुष भी हैं। यह सुनते ही सभी लोग चौंक गए और हैरानी में बाहर निकल आए। राजा के सामने एक युवती खड़ी थी, सजी धजी दुल्हन के रूप में। उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। वह वास्तव में एक दुल्हन के रूप में आई थी, पूरी तरह सजी धजी, एक पूर्ण विवाह के परिधान में। उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह उसके पिता हैं। राजमहल के द्वार पर खड़े सभी लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में कोई लड़की इस अजीब शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। बूढ़े व्यक्ति ने राजा के सामने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, लेकिन यह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा की ओर देखते हुए आगे कहा, इसने साफ कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ उसी चरवाहे से विवाह करेगी
यह सुनकर राजा समेत वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा फैसला क्यों लिया। यह इसकी भी अंतिम इच्छा है, क्योंकि यह उससे सच्चा प्रेम करती है। यह सुनकर पूरे कारागार में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहन को वास्तव में कोई इतना चाहता था कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। यह बात जितनी भी अजीब लग रही थी, लेकिन राजा के पास इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। राजा का कर्तव्य सिर्फ अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी करना था। आखिरकार विवाह की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया गया और मोहन को उसके कारागार से निकालकर एक विशेष कक्ष में बैठाया गया। पंडित जी ने विधिपूर्वक मोहन और उस युवती का विवाह संपन्न कराया। वहां मौजूद सभी लोग यह अनोखी शादी देख रहे थे। विवाह संपन्न होने के बाद मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं इसके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं, पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। बस एक दिन, फिर यह चली जाएगी। उसके बाद मुझे चाहे फांसी दे दी जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मोहन की शांत लेकिन गहरी बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस विवाह के पीछे उसकी असली मंशा क्या थी। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ मुझे इशारा किया और कहा, लड़की को मोहन के कारागार में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। जमुना ने राजा के आदेश का पालन किया। उसने दोनों को कारागार में बंद किया और बाहर आ गई। राजा को मोहन की इस अनोखी शादी पर शक होने लगा। उसके मन में यह आशंका उठी कि कहीं मोहन इस अवसर का फायदा उठाकर भाग न जाए। इसलिए राजा ने तुरंत महिला जेलर जमुना को उनके कारागार के बाहर पहरे पर तैनात कर दिया। मोहन और उसकी नई दुल्हन को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। दोनों अंदर जाते हैं, रोते हैं, फिर एक दूसरे से इधर उधर की बातें परिवार के बारे में पूछता है। कुछ वक्त यही सारी नॉर्मल बातें होती हैं। अब जमुना को लग रहा था कि बड़ी कुछ ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर कुछ देर के बाद अचानक पूरी बातचीत का मुद्दा ही बदल गया। अब जो बातचीत हो रही थी, बाहर बैठी जेलर और उसके साथी जो थे, वे जो सुन रहे थे और वह एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। इधर उधर की बात करने के बाद रात के समय उसकी पत्नी ने अचानक पहला सवाल किया, यह बताओ तुमने राजकुमारी को मारा क्यों? तुम्हारा और राजकुमारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने राजकुमारी को नहीं मारा है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने चीख चीख कर कहा, मैं बेकसूर हूं, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, इसलिए कि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे फंसाया गया है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, पूरी कहानी बताओ कि हुआ क्या था। शायद यह हमारी आखिरी रात हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में कोई अधूरी बात रह जाए। तो तुम मुझे आखिरी बार सच्चाई सुनाओ, मैं पूरी धैर्यता से सुनूंगी। मोहन ने गहरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूं। यह बात 1 वर्ष पहले की है। राजकुमारी करमाला को राजमहल हर पल एक सुनहरी जंजीर की तरह चुभती थीं। शाही महल की चकाचौंध मखमली पर्दे, रत्न जड़ित सिंहासन और सब कुछ उसे बोझ सा लगने लगा था। वह एक जीती जागती मूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन सुबह राजकुमारी करमाला ने अपनी सहेलियों से कहा, आज मैं इस महल की चुप्पी को तोड़कर बाहर घूमने जाऊंगी। सहेलियों ने डरते डरते राजा को बताया। राजा चंद्रप्रकाश का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। करमाला, यह हमारे राज परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन करमाला की आंखों में तैरती जिद्द और उसके दृढ़ स्वर के आगे राजा झुक गए। अच्छा, पर 50 सैनिक तुम्हारे साथ चलेंगे। बाहर खतरा हो सकता है। राजकुमारी करमाला ने जंगल की तरफ रुख किया। जैसे ही करमाला जंगल की गहराइयों में पहुंची, उसे लगा जैसे उसकी रूह को पंख लग गए हों और हवा में गूंजती चिड़ियों की चहचहाट उसके दिल को छू गई। तभी उसकी नजर एक टेढ़ी पगडंडी के सिरे पर पहुंची। वहां भेड़ों का एक झुंड धीरे धीरे घास चर रहा था और उनके बीच एक युवक बांसुरी बजाता बैठा था। उसकी धुन में इतनी मिठास थी कि करमाला क्षण भर को अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई। राजकुमारी सोचती है, इसकी दुनिया तो संगीत और सादगी से बनी है, न कोई झूठा अभिषेक, न दरबार की चालबाजियां। सैनिकों ने कहा, राजकुमारी, अभी इस चरवाहे को यहां से भगाते हैं। राजकुमारी करमाला ने आंखें तरेरते हुए कहा, नहीं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। वह तो चुपचाप अपना भेड़ चरा रहा है। वह इस जंगल का हिस्सा है।
उसे परेशान मत करो। चरवाहा कोई और नहीं, मैं ही था। चरवाहे मोहन की नजरें भी उस पल करमाला पर पड़ी। राजकुमारी का व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। उसने देखा रेशमी लहंगा, माथे पर चमकता हीरा और चेहरे पर वह तेज जो सिर्फ राजवंश में होता है। पर वह सिर झुकाकर अपनी बांसुरी बजाता रहा। उसने समझ लिया यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि मंगलपुर की राजकुमारी है। जब करमाला महल में लौटी तो उसके मन में मोहन की वह तस्वीर बस गई थी। उसे एहसास हुआ असली खुशी महल के सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन लम्हों में है जहां दिल बिना लाग लपेट के धड़कता है। और मोहन, वह आज भी उसी पगडंडी पर बांसुरी बजाता है। बाहर बैठी जेलर जमुना यह सब सुन रही थी। कुछ दिनों बाद मंगलपुर की राजकुमारी करमाला ने एक साहसिक फैसला लिया। इस बार वह अपनी पहचान छिपाकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने शाही परिधानों को त्याग कर सादे कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे राजकुमारी न समझ सके। उसका मकसद था उस जगह पर पहुंचना जहां मोहन अपनी भेड़ों के साथ समय बिताया करता था। जंगल के बीचों बीच जहां हवा में हरियाली की महक और पत्तियों की सरसराहट गूंजती थी। करमाला चुपचाप आगे बढ़ी। जैसे ही मोहन की नजर उस पर पड़ी, उसने अपनी भेड़ों को एक ओर संभाला और विनम्रता से पूछा, देवी, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? करमाला ने उसकी सौम्य आवाज सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस इन पहाड़ियों की सुंदरता देखने आई हूं। तुम यहां क्या करते हो? मोहन ने अपनी बांसुरी को हाथ में थामे हुए सहजता से कहा, मैं अपनी भेड़ों का ध्यान रखता हूं, दिन भर उनकी देखभाल करता हूं और अपनी बांसुरी के सुरों से उन्हें शांत करता हूं। यह मेरी छोटी सी दुनिया है, साधारण पर शांति से भरी हुई। उसके शब्दों में एक अनोखी सच्चाई थी जो करमाला के दिल को छू गई। उसने खुद को एक साधारण गांव की लड़की के रूप में पेश किया और मोहन के साथ थोड़ी देर बातें करती रही। उधर मंगलपुर के महल में माहौल तनावपूर्ण हो चला था। राजा चंद्र प्रकाश को अपने विश्वस्त मंत्री से सूचना मिली कि राज्य के कोष में भारी कमी देखने को मिल रही है। मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, महल का खजाना तेजी से खाली हो रहा है, कोई बड़ी चूक हो रही है। यह सुनकर राजा चंद्र प्रकाश का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत दरबार में सभा बुलाने का आदेश दिया। सभा में राज्य के सभी प्रमुख लोग जमा हुए। राजकुमारी करमाला भी वहां मौजूद थी। हालांकि उसका मन अभी भी जंगल में मोहन की बांसुरी की मधुर धुनों और उसकी सादगी भरी बातों में खोया हुआ था। राजा चंद्र प्रकाश ने गहरी आवाज में कहा, हमारे राज्य में कुछ गलत हो रहा है। या तो कोई चोर हमारे खजाने को लूट रहा है या फिर हमारी योजनाओं में कोई भूल हो रही है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस रहस्य को उजागर करो। मंत्री अपने काम में पूरी निष्ठा से लग गया। राजकुमारी करमाला ने अब मोहन से मिलने का एक तरीका ढूंढ लिया था। हर कुछ दिनों में वह साधारण वेशभूषा में महल से निकलत जाती थी। इस बार राजकुमारी को राजमहल से साधारण कपड़ों में निकलते समय एक मंत्री देख लेता है। वह राजकुमारी का पीछा करने लगा। राजकुमारी उसी पहाड़ी की ओर जा रही थी जहां वह अपनी भेड़ों के साथ रहता था। मंत्री देखता है कि राजकुमारी किसी नौजवान युवक के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगी। मंत्री यह सब देखकर हैरान था। शुरुआत में मोहन ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया। वह विनम्रता से अपनी बांसुरी बजाता और कभी कभी करमाला के सवालों के जवाब दे देता था। करमाला धीरे धीरे उसकी सरल बातों और शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगी। एक दिन जब करमाला ने मोहन से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कोई धन दौलत भी नहीं है। मोहन मुस्कुराया और बोला, धन दौलत खुशियां नहीं देती है। मेरे पास मेरी भेड़ें हैं, ये पहाड़ियां हैं और शांति है, बस यही काफी है। करमाला उसकी बातों पर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी बोली, मैं भी अपनी दुनिया से भागना चाहती हूं, वहां सब कुछ दिखावे का है। उसने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन वह यह समझ नहीं सका कि करमाला की दुनिया कितनी अलग थी। उसने सोचा, शायद यह लड़की किसी गांव से आई है जो ऐसो आराम से दूर रहना चाहती है। कुछ ही मुलाकातों में दोनों की बातचीत ज्यादा सहज हो गई। मोहन ने करमाला को चरवाहों की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बताना शुरू किया। एक दिन जब वह पहाड़ी पर बैठी थी, उसने मोहन से पूछा, क्या तुमने कभी महल देखा है? वहां की जिंदगी कैसी होती है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहां सब कुछ चमकदार और भव्य है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जिंदगी में शायद वह शांति नहीं है जो यहां है। करमाला ने सोचा, शायद वह सही है।
राजकुमारी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बांसुरी हर बार मुझे यहां खींच लाती है। राजकुमारी धीरे धीरे मोहन से प्यार करने लगी थी, लेकिन उससे कभी बताया नहीं था। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी जिज्ञासा हर बार तुम्हें यहां ले आती है। राजकुमारी मोहन से कहती है, मोहन मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम पानी लेकर आओ। मोहन पहाड़ी की तरफ पानी लेने गया। इधर राजकुमारी करमाला अकेले बैठी थी। मंत्री कई दिनों से राजकुमारी का पीछा कर रहा था। अब मंत्री के मन में सत्ता की लालच समा चुकी थी। वह जानता था कि राजा की इकलौती संतान राजकुमारी है। अगर वह उसे मार देगा तो राजा का विश्वास पात्र होने के नाते अगला राजा उसे बना दिया जाएगा। वह झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे जाता है और अपनी तलवार से पीछे से वार कर देता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। इधर जब मोहन पानी लेकर आता है, देखता है कि उस लड़की को किसी ने मार दिया है। वह यह सब देखकर घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठती भी कैसे, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उधर मंत्री राजमहल में भागा हुआ जाता है और अपने कुछ तुच्छ सैनिकों को लेकर जंगल में उसी स्थान पर जाता है जहां राजकुमारी को उसने मारा था। वह अपने सैनिकों के साथ मोहन को पकड़ लेते हैं। मोहन को कुछ समझ नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मोहन का दिल बहुत साफ सुथरा था, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए कोई ऐसा प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी। मोहन ने कहा कि मैंने राजकुमारी को नहीं मारा है। मैं तो यह भी जानता था कि वह राजकुमारी है जो रोज हमसे मिलने आती थी। अब उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पीछे में हुआ क्या था जब मैं पानी लेने गया था तब। फिर उसने मोहन से कहा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर भी तुमने मुझे यह सब नहीं बताया कभी। मोहन बोला, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। मोहन की पत्नी बोलती है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूं। इसके बाद वह पूरी रात दोनों रोते हैं और बातें कर रहे हैं। इधर बाहर जेलर और उसके और भी साथी उसकी कहानी सुन रहे हैं। सुबह हुई, वक्त खत्म हुआ। पति और पत्नी के मिलने का कैदी की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। आखिरी बार पत्नी अपने पति को गले लगाकर रोते हुए विदा लेती है और जेल से चली जाती है। इधर कैदी जेलर जमुना को धन्यवाद बोलता है। अब जेलर और उसके बाकी साथी सब अजीब उलझन में थे। जो पूरी रात हुआ, जो उन्होंने सुना, वह क्या था, क्योंकि मोहन और उसकी पत्नी को यह मालूम नहीं था कि उन दोनों की बातचीत कोई सुन भी रहा है। यह बातचीत शायद सिर्फ उन दोनों के बीच की थी, तो इस बात से अनजान थे कि उनकी बातचीत बाहर कोई सुन रहा है। उनकी बातचीत में कोई छल या बनावटीपन नहीं था। दोनों पूरी सच्चाई के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे, न किसी को दिखाने के लिए और ना ही किसी को बहलाने के लिए। यह बस एक पति पत्नी के बीच की आखिरी सच्ची बातचीत थी। जेलर जमुना को अब पूरा विश्वास हो गया था कि मोहन निर्दोष है। वह जल्दी से राजा के दरबार में पहुंची और पूरी रात की घटना सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैंने खुद सुना है, मोहन पूरी तरह से निर्दोष है। उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। राजा यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर जमुना ने चिंतित स्वर में कहा, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं विराम देते हैं। इस कहानी के अगले भाग में देखते हैं कि क्या राजा मोहन की मृत्युदंड को रोक पाएंगे, क्या सच सामने आएगा या फिर एक निर्दोष को सजा मिल जाएगी। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी का आगे का भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भाग 2 लिखें। राधे राधे दोस्तों।